नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम एक लेक्चर सीरीज कर रहे हैं, भारतीय राजनीतिक चिंतन, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इस लेक्चर सीरीज के अंतर्गत हम प्रमुख भारतीय राजनीतिक चिंतकों के बारे में जानेंगे। यह इस सीरीज की दूसरी कड़ी है, दूसरा अध्याय है, जिसमें हम कौटिल्य के बारे में जानेंगे। इसके पहले हमने पहले अध्याय में मनु के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी, मनु के विचारों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। यहाँ पर ये मेरे बारे में दिया हुआ है। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, जिसमें जा कर के आप हमारे इसके पहले की जो प्रमुख वीडियो लेक्चर्स हुए हैं उन्हें देख सकते हैं, उनके लिंक प्राप्त कर सकते हैं, उनसे इसके अलावा अन्य जुड़े हुए मटेरियल्स प्राप्त कर सकते हैं। हमने इसके पहले भारतीय संविधान के ऊपर, प्रमुख राजनीतिक सिद्धांतों के ऊपर, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज की है। वह आप उन्हें इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर उन लेक्चर सीरीज का और उन लेक्चर्स का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कौटिल्य, जिनका नाम चाणक्य या विष्णुगुप्त भी था, यह इनका मुख्य रूप से कार्यकाल जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 300 ईसा पूर्व माना जाता है। कौटिल्य के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनकी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने कहा कि कौटिल्य को भारत का मैकियावेली माना जा सकता है। कौटिल्य भारत के मैकियावेली थे। तो उन्होंने मैकियावेली के राजनीतिक चिंतन से कौटिल्य के राजनीतिक चिंतन की तुलना की। हालांकि टाइम पीरियड का दोनों में पर्याप्त अंतर है। मैकियावेली का टाइम पीरियड बाद में आता है, करीब 1200 साल बाद आता है कौटिल्य के। तो इस हिसाब से तो कौटिल्य की जगह मैकियावेली को कहा जाना चाहिए था कि मैकियावेली को पश्चिम का कौटिल्य माना जाना चाहिए। इसके अलावा मैकियावेली से ज़्यादा प्रभावशाली कौटिल्य की पुस्तक को माना जाता है। किंतु जिन इतिहासकारों ने या जिन भी विद्वानों ने इस बात को लिखा है, जैसे कि समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की, तो उन्होंने कहा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसी तरह से कि हिस्टोरिकल एक ब्लंडर है, एक ऐतिहासिक भूल की तरह है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण की भूल की तरह है कि कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है, जबकि कौटिल्य का न केवल टाइम पीरियड पहले का है, बल्कि कौटिल्य का प्रभाव या उनकी पुस्तक भी अधिक प्रभावशाली है। खैर, आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे, यानी प्रोफेसर थे। उस समय जो गुरुकुल की पद्धति थी, तो तक्षशिला जो गुरुकुल था उसके प्रमुख आचार्य थे कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और भारतीय यथार्थवादी थे। यथार्थवादी चिंतन का मतलब है कि नैतिकता के से परे राज्य का चिंतन या कि राज्य शिल्प का चिंतन इस हिसाब से हो जो कि व्यवहारिक धरातल पर हो। उस पर नैतिकता, आदर्श या नीति या धर्म के बंधन न हो, बल्कि उन परिस्थितियों में के अनुसार चिंतन किया जाए या उन परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाए जो व्यवहार में लागू हो। तो ये जो कौटिल्य का चिंतन है वह यथार्थवादी चिंतन था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। व्यवस्थित राजनीतिक सिद्धांत देने वाले प्रथम भारतीय ग्रंथ माना जाता है। इनकी जो पुस्तक थी उसे इनकी पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को ऐसी पहली पुस्तक माना जाता है जिसमें कि राजनीतिक चिंतन की पहली चर्चा की गई, व्यवस्थित रूप से राजनीतिक चिंतन की चर्चा की गई। असल में जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक है वह अभी तक जो राजनीतिक चिंतन था दंड नीति के आधार पर या नीति शास्त्र के रूप में प्रस्तुत हुआ था, उसकी जगह जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वह राज्य शिल्प या राज्य शासन कला के रूप में प्रस्तुत हुआ। और यह अधिक से अधिक नीति या आदर्श के रूप में नहीं, बल्कि यथार्थ रूप में, व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत एक चिंतन है। इस पुस्तक में सबसे पहली पुस्तक यह मानी जा सकती है जिसमें कि राजनीतिक सिद्धांतों को, राजनीतिक विचारों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया गया। राजनीति अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय बनाया इसने। राजनीति जो विषय है, अभी तक धर्म के अधीन इसका अध्ययन किया जाता था या नीति के अधीन इसका अध्ययन किया जाता था, तो इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में अर्थशास्त्र में हम देखने को मिलता है। हमें राजनीतिक सिद्धांत नहीं बल्कि शासन कला पर लिखा गया यह ग्रंथ है। अर्थशास्त्र जो है वो स्टेट क्राफ्ट, यानी किस तरह से शासन का संचालन होगा, उस पर लिखा गया एक प्रमुख ग्रंथ है। अब अर्थशास्त्र क्या है और अर्थशास्त्र ही इसका नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में जान लेते हैं। अर्थशास्त्र में जो अर्थ शब्द है इसका मतलब होता है कि ऐसी भूमि जिस पर
मनुष्य बसे हुए हों। तो अर्थशास्त्र ऐसी जमीन के बारे में, ऐसी भूमि के बारे में है, भूभाग के बारे में है जिस पर मनुष्य बसे हुए हैं, अर्थात आबाद हो, लोगों के द्वारा आबाद हो, उसमें लोग रहते हों, उनकी बस्तियां हों, उनके खेत हों, मैदान हो, इत्यादि हों। तो ऐसी जमीन जिसमें लोग रहते हैं उसे अर्थ कहते हैं। और इस हिसाब से अर्थशास्त्र क्या हुआ? अर्थशास्त्र हुआ ऐसी भूमि, यानी इस अर्थ को प्राप्त करना, अर्जित करना, अर्जित जो पहले से अर्जित की हुई भूमि है उसकी रक्षा करना, और जो रक्षित भूमि है उसकी वृद्धि करना। अर्थात अर्थ का मतलब है एक ऐसी भूमि जिस पर लोग रहते हो, मतलब एक आबाद प्रदेश, और उस प्रदेश को प्राप्त करना, रक्षा करना और उसकी वृद्धि करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। तो अर्थशास्त्र का यहाँ पर अर्थ है जो भूमि अर्जित करने, अर्जित की रक्षा करने तथा रक्षित की वृद्धि के उपाय सुझाती हो। ठीक, आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र शुरू में मतलब भारतीय चिंतन में जब प्रचलित था, उसके बाद से वर्तमान या आधुनिक काल में बहुत दिनों तक यह प्राप्त नहीं था, और इस कारण से अर्थशास्त्र के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियां नहीं थी। किंतु 1905 में शाम शास्त्री ने इसका प्रकाशन किया। प्रकाशन क्या किया? इसे सामान्य लोगों के सामने इसे लाया, जिसमें कि 15 अधिकरण है, यानी 15 बड़े अध्याय हैं। अर्थशास्त्र में जो एक पुरानी पांडुलिपि प्राप्त हुई किसी पुराने पुस्तकालय में, और उसे उन्होंने प्रकाशित किया, और इस तरह से लोगों को पता चला, 1905 ईस्वी के आसपास लोगों को पता चला कि कौटिल्य का चिंतन जो कि केवल सुना जाता था वह व्यवस्थित रूप से किस तरह से है, और उसमें कौन कौन सी बातें प्रमुख रूप से बताई गई हैं। अर्थशास्त्र में सरकार के 34 भाग हैं। मुख्य रूप से 34 भागों की चर्चा की गई है कि सरकार के जो अभी आज के विभाग बांटे जाते हैं, पोर्टफोलियो मंत्रालय बांटे जाते हैं, उस तरह से सरकार के 34 भागों की चर्चा है। और राज्य में 18 मंत्री यानी अष्टादश तीर्थ की चर्चा उन्होंने की है। अब अर्थशास्त्र के बारे में आगे भी जानकारी हम प्राप्त करते हैं कि अर्थशास्त्र में किस तरह के ज्ञान की बात की गई है। अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से 4 प्रकार के ज्ञान की चर्चा की गई है। कौन कौन से ज्ञान? पहला है आन्वीक्षिकी। आन्वीक्षिकी का मतलब क्या है? दर्शन या तर्क। चिंतन का जो मुख्य आधार है वह दर्शन या तर्क है, यानी उसे उन्होंने आन्वीक्षिकी कहा। आन्वीक्षिकी के बाद दूसरा है त्रयी। त्रयी मतलब 3। ठीक, धर्म और अधर्म, वेदों का ज्ञान, वर्ण व्यवस्था का ज्ञान, यह त्रयी के अंतर्गत आया। त्रयी का एक अर्थ होता है तीनों वेदों से, जो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हैं, इन तीनों वेदों को भी एक साथ त्रयी कहा जाता है। तो इस तरह से धर्म और अधर्म का जो चिंतन है, और वर्ण व्यवस्था का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, इसे मुख्य रूप से त्रयी कहा गया, जो ज्ञान का दूसरा प्रकार है। तीसरा प्रकार है वार्ता। वार्ता यानी कृषि और व्यापार, यानी अर्थव्यवस्था का ज्ञान। किस तरह से कृषि और लगान हो, किस तरह से व्यापार की व्यवस्था हो, किस तरह से राजा का उस पर नियंत्रण हो, कृषि पर और व्यापार पर, तो यह वार्ता के रूप में कहलाता है, तीसरा। और चौथा है दंड नीति यानी शासन कला या राजनीति शास्त्र। तो अर्थशास्त्र में ज्ञान के 4 प्रकारों की चर्चा की गई है। उसमें जो चौथा प्रकार है शासन कला या राजनीति शास्त्र, वह सबसे प्रमुख है, या वही हमारा वर्ण विषय है। उसी के बारे में, उसी के आसपास हम अपनी चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं। जो दंड है, वह दंड की बात हमने इसके पहले जब मनु की चर्चा की थी, मनु के विचारों के बारे में जाना था, तो हमने यह पढ़ा था कि दंड ही है जो कि रात में सोते हुए नागरिकों की रक्षा करती है, राष्ट्र की रक्षा करती है। दंड का भय सदैव बना रहता है। उसी तरह से इन्होंने भी दंड के बारे में कुछ बातें कही, जैसे संप्रभुता का वास दंड में है। कौटिल्य कहते हैं कि संप्रभुता का वास दंड में ही है। ज्ञान की प्रथम 3 विधाओं का संवर्धन, कौन कौन सी? जो इसके पहले 3, आन्वीक्षिकी, त्रयी और वार्ता, इन तीनों विधाओं का संवर्धन चौथी विधा, यानी ज्ञान की चौथी विधा क्या है? दंड नीति। इस चौथी विधा के संरक्षण संवर्धन पर अवलंबित है। तो इन तीनों विधाओं का संरक्षण तभी हो सकता है, त्रयी, आन्वीक्षिकी, त्रयी और वार्ता, इन तीनों का संरक्षण और संवर्धन तभी हो सकता है जबकि दंड नीति के द्वारा यह किया जाए। मतलब दंड नीति के ऊपर ही यह भार आता है। अर्थ की तुलना व धर्म गौण है। उनका मानना है कि अर्थ की तुलना व धर्म गौण है। कौटिल्य का राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य है। उन्होंने जो अर्थ की तुलना में, यहाँ पर वह शब्द नहीं होगा, यहाँ पर में होगा,
अर्थ की तुलना में धर्म गौण है, उन्होंने धर्म से अधिक अर्थ को महत्व दिया। अर्थ का यहाँ पर अर्थ अर्थ का जो आप यहाँ पर तात्पर्य लेंगे वह प्रदेश जिसमें कि लोग रहते हों, मतलब लोगों से बसा हुआ आबाद प्रदेश। तो उन्होंने धर्म से ज़्यादा अर्थ को महत्व दिया। कौटिल्य का राज्य एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। यहाँ पर धर्म का अर्थ कोई कर्मकांड या पूजा पद्धति से नहीं, बल्कि धर्म का अर्थ आचरण के नियमों से है। मत्स्य न्याय की समाप्ति के लिए राज्य के उद्भव के बारे में कौटिल्य ने बताया। राज्य क्यों उत्पन्न होता है? मत्स्य न्याय की समाप्ति, मतलब मत्स्य न्याय का अर्थ होता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, और ऐसी स्थिति में मतलब जो शक्तिशाली है वह निशक्त लोगों को परेशान करता है, वह उसका शोषण करता है। तो इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए ही राज्य का उद्भव होता है। आपको याद आ रहा होगा कि जब हमने मनु को पढ़ा था तो मनु ने भी मत्स्य न्याय की समाप्ति के लिए राज्य की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत दिया था। मैक्स वेबर जो कि प्रमुख जर्मन विचारक हैं, उनका मानना है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र सही रूप से उग्र मैकियावेलीवाद का उदाहरण है। उन्होंने भी मैकियावेली से इसकी तुलना की। इसकी तुलना में मैकियावेली का प्रिंस जो है वह कम हानिकारक है। मैकियावेली की पुस्तक का नाम ही द प्रिंस है। उसमें उन्होंने प्रिंस यानी राजकुमार या राजा के बारे में कुछ बातें कही हैं कि राजा को किस तरह से आचरण करना चाहिए। मैक्स वेबर का मानना है कि जो प्रिंस को जो बातें मैकियावेली ने सिखाई हैं, मतलब प्रिंस को जो उपदेश के रूप में कहा है या जो प्रिंस के आचरणीय नियम बनाए हैं, उनकी तुलना में कौटिल्य के जो नियम है वह ज़्यादा कड़े हैं। कहने का मतलब वो ज़्यादा व्यवहारिक है, ज़्यादा यथार्थवादी हैं। मैक्स वेबर मानते हैं कि मैकियावेली का प्रिंस कम हानिकारक है, कौटिल्य का जो नियम है या कौटिल्य का जो चिंतन है इस बारे में ज़्यादा व्यवहारिक है, ज़्यादा हानिकारक भी है। ये मैक्स वेबर मानते हैं। अर्थशास्त्र के उग्र सिद्धांतों की तुलना में द प्रिंस ज़्यादा सीधा साधा लगता है, अर्थात वह कम चालाक है, कम सातिर है। जो प्रिंस है मैकियावेली का वह कम सातिर है, कम चालाक है। अर्थशास्त्र में इससे अधिक चालाकी की चर्चा की गई है। आगे देखते हैं हेनरी किसिंजर जो कि यूएसए के सलाहकार, सुरक्षा सलाहकार भी रहे हैं। उनका ये मानना था कि अर्थशास्त्र के उग्र सिद्धांत रेडिकल थियरी की तुलना में हेनरी किसिंजर, इनकी पुस्तक है वर्ल्ड ऑर्डर जो कि 2015 में प्रकाशित हुई। इनका मानना है कि अर्थशास्त्र शक्ति की आवश्यकता को प्रमुख वास्तविकता, मतलब मेन रियलिटी बताता है। अर्थशास्त्र में शक्ति को ग्रहण करना, शक्ति का पालन करना और शक्ति को बनाए रखना, यही अर्थशास्त्र का मुख्य रूप से सिद्धांत है, यही मुख्य वास्तविकता है, ऐसा हेनरी किसिंजर का कहना है। इसके अलावा जो कौटिल्य के बारे में सुनील खिलनानी ने भी लिखा है। सुनील खिलनानी की पुस्तक थी द इनकारनेशन, इसका हिंदी में भी अनुवाद हुआ है अवतरण नाम से। तो सुनील खिलनानी ने भी अपनी पुस्तक में बताया है कि वाकई कौटिल्य के राज्य की अवधारणा चिंताजनक रूप से वर्तमान की तरह है। वह किसी हिमखंड के जैसी है। उसका एक हिस्सा तो राजसी शक्ति के आकाशदीप की तरह हम पर हावी रहता है, जबकि दूसरा हिस्सा गहराई में छिपा रहता है। जिस तरह से पानी में तैरता हुआ एक बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा या हिमखंड है, उसका आधा हिस्सा ऊपर दिखाई देता है और आधा हिस्सा नीचे डूबा रहता है, उसी तरह से राजा का जो स्वभाव है या अर्थशास्त्र में बताया गया राजा का स्वभाव है, वह भी दोहरापन लिए हुए है। आधा हिस्सा जो हमें बाहर दिखाई देता है उसमें गौरव है, उसमें बाहर दिखने वाला एक बहुत बड़ा औरा है, एक जो हमें घेर लेता है, हम पर प्रभाव डालता है। और दूसरी तरफ उसमें छुपा हुआ है, चालबाजियां हैं, उसमें लगातार निगरानी की स्थिति है, गोपनीयता है। तो इस तरह से वो एक हिमखंड की तुलना सुनील खिलनानी करते हैं अर्थशास्त्र में बताए गए राजा के स्वभाव से। तो यह बात भी मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस कौटिल्य पर आधारित है। विशाख दत्त की जो रचना थी मुद्रा राक्षस, वह कौटिल्य के ग्रंथ पर आधारित है। इसमें कौटिल्य का नकारात्मक चित्रण किया गया है, कौटिल्य के नकारात्मक स्वरूप को उसमें दिखाया गया है। कौटिल्य का मानना है, उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र में उन्होंने बताया कि जब लोग दरिद्र हो जाते हैं तो वे लालची हो जाते हैं, जब वे लालची हो जाते हैं तो उदासीन हो जाते हैं, उदासीन होने पर वे स्वेच्छा से शत्रु के पक्ष में चले जाते हैं और अपने स्वामी का नाश कर देते हैं। अब मुख्य रूप से इस पूरे कथन में समझने की बात यह है
कि कौटिल्य, पहले तो यह एग्जाम के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है, सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यह किसका कथन है। इसके अलावा कौटिल्य की इस बात को समझना महत्वपूर्ण है कि वह बताते हैं कि किस तरह से गरीबी व्यक्ति को राज्य से द्रोह करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि जब व्यक्ति दरिद्र होता है तो वह लालची हो जाता है और उस लालच के प्रभाव में राज्य से यानी अपने स्वामी के विरुद्ध शत्रु पक्ष में चला जाता है, यानी देशद्रोह राजद्रोह करता है और इस तरह से राज्य का नाश होता है। तो कौटिल्य का यह कथन महत्वपूर्ण है। वह बताते हैं कि राजा धर्म के अधीन नहीं अपितु संप्रभु है। अभी हमने जब पढ़ा था मनु को, तो मनु ने बताया कि मनु को के जो राजा हैं, मनु के बताए हुए जो राजा हैं, वह संप्रभु नहीं है पूर्ण रूप से, बल्कि वह धर्म के अधीन है। हालांकि वह धर्म आज के धर्म जैसा, रिलीजन जैसा नहीं है, बल्कि नीति है, नियम है, कानून है। तो राजा को कौटिल्य ने किसी नियम या कानून या किसी नीति के अंतर्गत नहीं बल्कि संप्रभु रखा। एक सुदृढ़ केंद्रीय साम्राज्य की स्थापना के लिए राजा को उन्होंने संप्रभु राजा के रूप में माना, किसी धर्म या किसी नीति के अधीन नहीं माना। आगे चलते हैं। कौटिल्य के प्रमुख विचारों में धर्म और राज्य की जो अलगाव है, राज्य और धर्म का जो अलगाव है, वह कौटिल्य के विचारों में देखने को मिलता है, और वही विचार मैकियावेली के भी द प्रिंस में मिलता है। इस कारण से भी मैकियावेली और कौटिल्य की तुलना की जाती है। धर्म की बजाय अर्थ को ज़्यादा महत्व दिया गया, और इस बात को बाण यानी उनकी पुस्तक जो कादम्बरी थी, तथा माघ ने जो उनकी पुस्तक थी शिशुपाल वध ने कौटिल्य के सांसारिक सफलता के सिद्धांत को छल के भौतिकवादी सिद्धांत क्या कहा। अब सांसारिक सफलता के सिद्धांत जो थे, मतलब संसार में राज्य को चलाने के लिए किस तरह के नियम होने चाहिए, किस तरह के कार्यक्रम बनाने चाहिए राजा को, इन सिद्धांतों को किसने, बाण ने और माघ ने, ये दोनों संस्कृत के कवि हैं और इनकी रचनाएं हैं। बाण की रचना है कादम्बरी और माघ की रचना है शिशुपाल वध। तो जिस तरह से अर्थशास्त्र पुस्तक में धर्म की बजाय अर्थ को महत्व दिया गया, इस कारण से माघ ने और बाण ने कौटिल्य को क्या कहा, भौतिकवादी सिद्धांत का प्रणेता कहा, छल के भौतिकवादी सिद्धांत कहा उन्होंने, ऐसा सिद्धांत जो कि छल को बढ़ावा देता है, छल पर आधारित है। भारवी जो कि संस्कृत के ये भी कवि हैं और इनकी पुस्तक का नाम है किरातार्जुनीयम। इन्होंने बताया कि आत्मनियंत्रण द्वारा राजा नहीं बल्कि सन्यासी ही सफलता प्राप्त करते हैं। आत्मनियंत्रण द्वारा राजा नहीं, मतलब राजा का अगर स्वयं पर नियंत्रण करके, स्वयं को जीत करके, इंद्रिय जीत जो राजा की बात करते हैं भारतीय ग्रंथों में या नीति शास्त्रों में, तो भारवी का कहना है कि इस तरह के आत्मनियंत्रण राजा सन्यासी सफल हो सकते हैं, इस तरह के आत्मनियंत्रित राजा सफल नहीं हो सकते। राजा को व्यवहारिक होना चाहिए। कालिदास और विशाखदत्त ने और सोमदेव ने, इन लोगों ने अर्थशास्त्र की यानी कौटिल्य के विचारों की प्रशंसा की। तो भारवी का, कालिदास का, विशाखदत्त का और सोमदेव का, इन चारों का नाम आता है जिन्होंने कौटिल्य की प्रशंसा की। माघ और बाण यह ऐसे कवि थे जिन्होंने कौटिल्य की आलोचना की। धर्मनिरपेक्षीकरण की नीति, सन्यासियों के पंजीकरण, अपराध के लिए सन्यासी को भी दंड दिया जाना और आर्थिक संकट काल में मंदिरों के धन का अधिग्रहण। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो कि कौटिल्य के अलावा अन्य राजनीतिक विचारकों ने या अन्य तत्कालीन विद्वानों ने, बाद के भी विद्वानों ने नहीं कहा या कहने से उन्होंने परहेज किया। जैसे धर्मनिरपेक्षीकरण के बारे में हम इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कौटिल्य ने सन्यासियों के पंजीकरण की व्यवस्था या सन्यासियों के पंजीकरण का सुझाव दिया। उनका मानना था कि ये जो सन्यासी हैं यह अनियंत्रित होते हैं। अनियंत्रित का मतलब कि इनकी संख्या कितनी है, वह किस मूल राज्य से आए हैं और किस मूल उद्देश्य से आए हैं, यह पता करना मुश्किल होता है। इसलिए राजा का कर्तव्य है कि वह सन्यासियों के पंजीकरण की व्यवस्था करे, जिससे पता चल सके कि कौन से सन्यासी किस राज्य के हैं और किस उद्देश्य से हमारे राज्य में विचरण कर रहे हैं। दूसरा, अपराध के लिए सन्यासियों को भी दंड की व्यवस्था की। इसके पहले धर्म के द्वारा ब्राह्मणों को, ऋषि महात्माओं को और सन्यासियों को अब किसी भी अपराध के लिए दंड नहीं दिए जाने का प्रावधान था या कि कम दंड दिए जाने का प्रावधान था। अर्थशास्त्र में या कौटिल्य के विचार में
सन्यासियों को भी दंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह भी राज्यद्रोह जैसे कार्यों में संलग्न हो सकते हैं, राज्य के विरुद्ध अपराध कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कभी राज्य में कोई संकट काल का समय आए, राज्य को धन की आवश्यकता हो, ऐसी स्थिति में राज्य मंदिरों से धन अधिग्रहण कर सकता है। अब आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आज की जो सरकारें हैं वह भी इतना साहस नहीं कर सकती। आज के जो धर्मनिरपेक्ष विद्वान हैं वह भी इतना साहस नहीं कर सकते कि मंदिरों के धन को आर्थिक संकट के समय राज्य द्वारा इस्तेमाल किया जा सके। तो यह कुछ प्रमुख ऐसे उपाय या ऐसे विचार हैं जिनको देख करके कौटिल्य के विचार को धर्मनिरपेक्ष विचार या कौटिल्य के राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में माना जा सकता है। अब कौटिल्य के राज्य के बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं। कौटिल्य का जो राज्य है वह एक जैविक राज्य है। जैविक राज्य मतलब एक ऑर्गेनिक स्टेट। जैविक राज्य के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह जान लीजिए कि जैविक राज्य मतलब एक शरीर, एक एज ए होल पूरा शरीर जो होता है उस रूप में राज्य की कल्पना करना। ठीक, राज्य साध्य एवं व्यक्ति साधन है। जिस तरह से व्यक्ति का शरीर जो होता है, उस शरीर के जो अंग होते हैं उन अंगों का अपना अकेला कोई अस्तित्व नहीं होता। जब वह किसी शरीर के पार्ट हैं, जैसे ये हाथ है, पैर हैं, वह इस शरीर से जुड़े हुए हैं तभी इनका अस्तित्व है, तभी इनका महत्व है। तो इसी तरह से राज्य के अंतर्गत आने वाले जो लोग हैं उनका तभी महत्व है, उनका अस्तित्व तभी है जब राज्य का अस्तित्व है। यह जैविक सिद्धांत या ऑर्गेनिक स्टेट की जो थियरी है यह इसका प्रमुख तत्व है। अब इसके अंतर्गत राज्य को साध्य माना जाता है, मतलब राज्य एक इंड है, राज्य प्रमुख उद्देश्य अंतिम उद्देश्य है, और जो व्यक्ति है उसका साधन है, मतलब व्यक्ति के माध्यम से उस उद्देश्य की पूर्ति होती है। मतलब अगर कभी आवश्यकता पड़ी तो व्यक्ति का बलिदान राज्य के लिए किया जा सकता है। यह भी ऑर्गेनिक स्टेट का प्रमुख तत्व है। पहली चीज क्या कि व्यक्ति साधन है और राज्य साध्य है, और व्यक्ति का अस्तित्व राज्य के साथ रहकर ही है, राज्य से अलग व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक, उत्पत्ति का संविदा सिद्धांत, जिसे जैसे हमने चर्चा की थी मनु के बारे में, तो मनु ने बताया कि जब चारों तरफ मत्स्य न्याय की स्थिति उत्पन्न हो गई, चारों तरफ लोग जो सशक्त लोग थे वो निशक्त लोगों को परेशान करने लगे, उनका शोषण करने लगे, तो उस मत्स्य न्याय को समाप्त करने के लिए राजा की उत्पत्ति हुई। तो उसी तरह से इन्होंने भी बताया कि मत्स्य न्याय की समाप्ति के लिए मनुष्यों ने आपस में समझौता किया। किस तरह का समझौता किया कि अब हम अपनी शक्तियों को राजा को सौंप देते हैं। राजा कौन? मनु को राजा बनाया उन्होंने। यह कौटिल्य कहते हैं। कौटिल्य कहते हैं कि मत्स्य न्याय की समाप्ति के लिए मनु को राजा बनाया और यह स्वीकार किया कि हम अपने अनाज का 1/6 हिस्सा, मतलब 6वां भाग राज्य को देंगे और व्यापार का 10वां भाग 1/10 हिस्सा राज्य को देंगे। तो इस तरह से संविदा सिद्धांत के माध्यम से, जो संविदा सिद्धांत है जिसको जो पश्चिमी सिद्धांतकार हॉब्स, लॉक और रूसो ज़्यादा फेमस हुए इसको लेकर के, तो उसी तरह से कौटिल्य ने भी बताया कि लोगों ने आपसी जो अराजकता है उसे समाप्त करने के लिए, मत्स्य न्याय को समाप्त करने के लिए मनु को राजा बनाया और अपने व्यापार का 1/10 हिस्सा, 10वां हिस्सा और अपने कृषि उपज का 6वां हिस्सा देने के लिए तैयार हुए। बदले में राजा उनकी बाहर और आंतरिक दोनों तरह से सुरक्षा करता था। विदेशी आक्रमण से भी सुरक्षा करता था और आंतरिक अव्यवस्था से भी सुरक्षा करता था, यानी शांति व्यवस्था बनाए रखता था। तो इस तरह से शांति, जो कौटिल्य का राज्य है वह जैविक राज्य है। दूसरा, वह एक संविदावादी राज्य की उत्पत्ति की बात करता है। कौटिल्य का राज्य कल्याणकारी राज्य। किस तरह से? क्योंकि उनका मानना था कि राजा का मुख्य उद्देश्य है प्रजा का योगक्षेम। योगक्षेम का क्या अर्थ है वह भी आगे हम बताएंगे। तो तीसरा मुख्य जो तत्व है वह यह है कि राजा कौटिल्य का जो राज्य है वह कल्याणकारी राज्य है। जैसे आज के कल्याणकारी राज्य होते हैं कि प्रजा के कल्याण के लिए निरंतर कुछ न कुछ प्रयास करते रहते हैं। तो उसी तरह से कौटिल्य ने भी बताया कि जो प्रजा का योगक्षेम है उसको बनाए रखना वही राज्य का प्रधान लक्ष्य है। योगक्षेम का क्या मतलब है? योगक्षेम का अर्थ है अलब्ध लब्धार्थ, मतलब ऐसी चीजें जो प्राप्त नहीं हुई हैं उसे प्राप्त करना। हमने शुरू में ही अर्थशास्त्र की व्याख्या की थी कि अर्थ का मतलब है जो भूमि लोगों से आबाद हुई हो, ऐसा भूमि प्रदेश जिसमें लोग रहते हो।
अब योगक्षेम का अर्थ क्या है? योगक्षेम का अर्थ है अलब्ध लब्धार्थम, अर्थात जो लब्ध नहीं है, जो प्राप्त नहीं है, वो जनता की आवश्यकता की चीज है उसे प्राप्त करना। दूसरा है लब्ध परिरक्षण, जो हमने प्राप्त कर लिया है उसकी रक्षा करना, अर्थात जनता के पास जो धन संपत्ति शांति व्यवस्था है, नियम कानून है, उनकी रक्षा करना। तीसरा है रक्षित विवर्धनी, जो भी रक्षित की हुई चीज है, संरक्षित की हुई चीज है, उसे बढ़ाना। आज के संदर्भ में इसे देखें तो इसे हम इस तरह कह सकते हैं कि जो भी हमने सामाजिक व्यवस्था कायम की है, आर्थिक व्यवस्था कायम की है, राजनीतिक व्यवस्था कायम की है, उसमें नए सुधार करके उसे नए समय के अनुकूल बनाना, यह है रक्षित विवर्धनी। और चौथा है वृद्धस्य तीर्थेषु प्रतिपादनी, अर्थात बढ़े हुए का समुचित वितरण करना। यह सामाजिक नियम भी है, आर्थिक नियम भी है, राजनीतिक नियम भी है। प्रजा का योगक्षेम जो शब्द है, यह एक इतनी बड़ी अवधारणा है जिसमें राज्य का पूरा उद्देश्य छिपा हुआ है। जैसे हम भारतीय संविधान पढ़ते हैं तो उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं, उसी तरह से प्रजा का योगक्षेम जो सिद्धांत है कौटिल्य का, उसमें तत्कालीन राज्य और यहाँ तक कि आज के भी राज्य को देखा जाए तो राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, राज्य क्यों अस्तित्व में आता है, राज्य को क्या कार्य करने चाहिए, यह इससे प्राप्त हो सकता है। कि पहला तो है कि जो अप्राप्त है उसे प्राप्त करना, प्रजा के हित को, जो पहले से हमने प्राप्त कर लिया है उसकी रक्षा करना, और जो रक्षित है, संरक्षित चीज है, उसकी वृद्धि करना, और उस बढ़े हुए को जनता में समुचित वितरण करना, अर्थात जिसे उसकी आवश्यकता है उसे उस तक पहुंचाना। तो यह अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य का प्रधान लक्ष्य है, और इसी कारण से अर्थशास्त्र के राज्य को कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। अब अर्थशास्त्र में बताई गई प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। अर्थशास्त्र में राज्य जो है वह प्रांतों या जनपदों में बटा है। जिस तरह से आज के राज्य है, राज्य के अंतर्गत कई सारे प्रांत या जनपद हैं, तो उसी तरह से राज्य को प्रांतों या जनपदों में बांटा गया। इन जनपद के मुखिया को समाहर्ता कहा गया। ठीक, जैसे आज के राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, उस तरह से जनपद के मुखिया को समाहर्ता कहा गया। प्रांत या जनपद आगे 4 भागों में बटे। पहले तो राज्य का विभाजन प्रांत के रूप में हुआ। ठीक, अब उन प्रांतों को 4 भागों में बांटा गया। 4 भाग कौन कौन से? इन जो 4 भाग थे, इन भागों को का जो मुखिया होता था उसको स्थानिक कहते थे। जैसे अभी प्रांतों को जिलों में बांटते हैं, तो और जिले के प्रमुख को जिलाधीश या कलेक्टर कहते हैं, या डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। उसी तरह से उस समय जो प्रांत थे, प्रांतों को 4 भागों में बांटा गया, और उसके प्रमुख को स्थानिक या जिलाधीश कहा गया। ठीक, तो सबसे पहले राज्य को प्रांत में और प्रांत को 4 भागों में, जिन्हें जिले के रूप में आप मान सकते हैं। कुछ प्रमुख प्रशासनिक पद थे, उनके बारे में हम जानते हैं। एक पद है सीताध्यक्ष का। सीताध्यक्ष का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कृषि के बारे में जाने, कृषि का शास्त्री हो। सीत कहते हैं जो हल का आगे का फाल होता है लोहे का बना हुआ, उसको सीत कहते हैं। तो जो सीत यानी हल या कृषि से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वह कहलाता था सीताध्यक्ष, वह कृषि से संबंधित निर्णय लेता था। दूसरा है सन्निधाता। सन्निधाता किसको कहते थे? सन्निधाता ऐसा व्यक्ति है जो कि राज्य के भंडार गृहों, यहाँ पर ग्रह लिखा हुआ है, ये गृह है, राज्य के भंडार गृहों के बारे में जानता है, जानकार है, उसका प्रभारी है। तो राज्य के भंडार गृहों के प्रभारी को सन्निधाता कहते हैं। यह प्रश्न आता है, यह प्रश्न आता है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट वाली लिस्ट में आप रख सकते हैं। इसको आप इम्पोर्टेंट वाली लिस्ट में रख सकते हैं। सीताध्यक्ष क्या कहलाता है, सन्निधाता किसे कहते हैं, गणिका अध्यक्ष किसे कहते हैं? गणिका कहते हैं जो नृत्य और संगीत के माध्यम से लोगों के मन बहलाने का कार्य कर सकती हैं, अर्थात वैश्या या नगर वधु, जो भी आप शब्द इस्तेमाल करें। तो वैश्याओं के पर नियंत्रण रखने वाला अधिकारी या प्रभारी व्यक्ति गणिका अध्यक्ष कहलाता है। कर्मांतिका कहते हैं कारखानों के प्रभारी को, जो उत्पादन और कारखानों के प्रमुख जो भी उसमें लागत लग रही है, जो भी उत्पादन हो रहा है उस पर ध्यान देता है, उसे कर्मांतिका कहते हैं। गांव के मुखिया को गोप और नगर के मुखिया को नागरिक कहते थे। नगर के मुखिया को नागरिक
और गांव के मुखिया को गोप कहते थे। यह प्रश्न नेट के प्रश्न पेपर में भी इससे प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा स्टेट की जो परीक्षाएं होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें भी पूछे गए हैं। तो यह महत्वपूर्ण है, इन्हें आपको याद करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था के अन्य प्रशासनिक बातों के बारे में जानते हैं। जैसे उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा की। उन्होंने बताया कि गबन या धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार की कई सारे रूप हैं, और उन्होंने अपनी पुस्तक में 40 प्रकारों का उल्लेख किया है। भ्रष्टाचार के 40 प्रकारों का उल्लेख किया है। यह उनका मानना था कि जिस तरह से तैरती हुई मछली पानी में रहती है और वह कितना पानी पी जाती है, कब पानी पी जाती है, यह जानना मुश्किल है, नामुमकिन है, उसी तरह अधिकारी राज्य में रहते हुए, राज्य के कार्य को करते हुए कब धन का गबन करते हैं, कब उसमें धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार कर जाते हैं, यह जानना भी उसी तरह संभव है जैसे मछली कब पानी पी जाती है, कितना पानी पी जाती है, यह जानना संभव है। कहने का अर्थ यह है कि राजस्व की उगाही, राजस्व का संरक्षण, राजस्व का पुनः वितरण या उसको खर्च करना, धन को खर्च करना, यह जो राज्य के कार्य में लगे हुए अधिकारी हैं, इन कार्यों में वह कैसे धन का दुरुपयोग कर सकते हैं, अपने उपयोग में ला सकते हैं, धोखाधड़ी या गबन कर सकते हैं, उसके 40 स्वरूपों को उन्होंने बताया। और इसके बाद भी उनका ये मानना था कि जिस तरह से पानी में रहती हुई मछली कब पानी पीती है या नहीं पता चलता, वैसे ही यह भ्रष्टाचार कब हो जाता है पता नहीं चलता, और यह भ्रष्टाचार बहुत ही राज्य को हानि पहुंचाता है, इसलिए इसे पकड़ना भी आवश्यक है। जांच व कार्यवाही के लिए 3 व्यक्तियों की समिति का सुझाव देते हैं, जो आज के प्रशासनिक न्यायाधिकरण या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बराबर हैं। इन्होंने भ्रष्टाचार को पकड़ने के लिए या कि प्रशासनिक अव्यवस्था को दूर करने के लिए आज की जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं, उन्हीं के जैसे 3 सदस्यीय 3 व्यक्तियों की समिति के सुझाव उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो अब कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि वह जो है वह राज्य शिल्प से जुड़ा हुआ है, राज्य का प्रशासन किस तरह से किया जाए उससे जुड़ा हुआ है। इसलिए प्रशासन में भ्रष्टाचार और प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए किए जाने वाले प्रयासों में यह 2 महत्वपूर्ण प्रयास हैं। ठीक, आगे चलते हैं। कौटिल्य ने अपने प्रशासन के साथ साथ व्यावसायिक संगठनों के बारे में भी बताया है। जैसे उन्होंने शिल्पियों के संगठन की चर्चा की। अब यह भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी याद रखने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि शिल्पियों का जो संगठन है उसे श्रेणी कहते हैं, शिल्पियों के संगठन को श्रेणी कहते हैं, मजदूरों के संगठन को संघ कहते हैं, और व्यापारियों के संगठन को सम्यक समुत्थान कहते हैं। तो इस तरह से इन 3 प्रमुख संगठनों, व्यावसायिक संगठनों की चर्चा कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में किया। कौटिल्य की पुस्तक बहुत मोटी सी पुस्तक है, बहुत बातें हैं, डिटेल में हैं, और छोटी छोटी बातों पर उन्होंने महत्वपूर्ण रूप से प्रकाश डाला है कि राजा को क्या कार्य करने चाहिए, मंत्रियों को क्या कार्य करने चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों को क्या कार्य करने चाहिए। उन सभी बातों को डिटेल में यहाँ बता पाना मुश्किल है, लेकिन आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र को, हिंदी में इसका अनुवाद हुआ है, कई सारे प्रकाशनों से हुआ है, तो उसे आप हिंदी में या संस्कृत में जैसे भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। प्रमुख लाइब्रेरी में उपलब्ध है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की भी लाइब्रेरी में उसके कई संस्करण, कई प्रकाशन उपलब्ध हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। यहाँ पर हम केवल उन्हीं बातों की चर्चा करेंगे जो कि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक हो, परीक्षा की दृष्टि से और सामान्य जिज्ञासा की दृष्टि से। पूरे कौटिल्य अर्थशास्त्र को बता पाना इस एक छोटे से वीडियो लेक्चर में बहुत ही मुश्किल कार्य है, असंभव कार्य है, इसलिए हम बहुत ही संकुचित रूप में, बहुत ही सीमित रूप में इस बात को प्रस्तुत कर रहे हैं। अब कौटिल्य की न्याय व्यवस्था के बारे में जानते हैं। कौटिल्य ने 2 प्रकार के न्यायालय की व्यवस्था की, या 2 प्रकार के न्यायालयों की चर्चा की। कौन कौन से न्यायालय थे? पहला धर्मस्थलीय। धर्मस्थलीय न्यायालय को आज के दीवानी न्यायालय की तरह माना जा सकता है, जिसके न्यायाधीश को व्यवहारिक कहा जाता था। आज भी दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश को व्यवहार न्यायाधीश कहा जाता है। तो उन्होंने धर्मस्थलीय न्यायालय की चर्चा की, जो कि दीवानी न्यायालय था। दूसरा कंटक शोधन न्यायालय था। कंटक शोधन न्यायालय आज के फौजदारी न्यायालय को कहते हैं। फौजदारी न्यायालय जिसमें कि अपराध और दंड से जुड़ी हुई बातें हैं। इसके न्यायाधीश को प्रदेष्टा कहते हैं। अब यह दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक, व्यवहारिक और
प्रदेष्टा, यह दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अवश्य याद कर लें। कौटिल्य ने जो दंड निर्धारण की व्यवस्था की उसमें वर्ण व्यवस्था, लिंग एवं उम्र के आधार पर भेद किया। अर्थात वर्ण के आधार पर उन्होंने क्या भेद किया कि अलग अलग वर्ण के लोगों के लिए अलग अलग दंड की व्यवस्था की। लिंग के आधार पर मतलब महिलाओं और पुरुषों के लिए समान दंड नहीं थे, महिलाओं के लिए कम और पुरुषों के लिए अधिक दंड की व्यवस्था की। उम्र के आधार पर भी उन्होंने बच्चों और बूढ़ों के लिए कम दंड की व्यवस्था की और युवकों के लिए, जवान व्यक्तियों के लिए अधिक दंड की व्यवस्था की। तो दंड निर्धारण में आज के जैसे समानता नहीं थी, बल्कि वर्ण व्यवस्था, लिंग और आयु के आधार पर भेद किया। अब कौटिल्य के राज्य सिद्धांत के ऊपर आते हैं। कौटिल्य का राज्य सिद्धांत, जिसे कि सप्तांग सिद्धांत कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरह से पूछा जाता है। कौटिल्य का यह जो राज्य सिद्धांत है यह जैविक सिद्धांत पर आधारित है। हमने पहले ही ऑर्गेनिक थ्योरी जो स्टेट की ऑर्गेनिक थ्योरी के बारे में चर्चा की थी कि राज्य को एक शरीर मानते हैं और उसको यह मानते हैं कि यह कई सारे अंगों से मिलकर बना है। तो कौटिल्य का जो यह सिद्धांत है वह 7 अंगों की बात करता है कि जिस तरह से एक जीव होता है, उसके कई सारे अंग होते हैं, उनसे मिलकर एक जीव बनता है, उसी तरह से राज्य भी एक जीव की तरह जिसके 7 प्रमुख अंग हैं। और वो प्रमुख अंग कौन कौन से हैं इनको जान लेते हैं। पहला अंग है स्वामी या राजा या रूलर या शासक। कौटिल्य ने उसे क्या कहा? कौटिल्य ने उसे कहा स्वामी, अर्थात राज्य का प्रथम एवं प्रधान अंग है। जो राजा है, स्वामी है, वह राज्य का प्रधान अंग है। वह कौटिल्य अपनी पुस्तक में राजा के शारीरिक गुणों के बारे में, मानसिक गुणों के बारे में, राजा के बौद्धिक गुणों के बारे में और राजा के आध्यात्मिक गुणों के बारे में बताते हैं कि राजा के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। वह मानते हैं कि राजा को अपना सुख प्रजा के सुख में देखना चाहिए। जब प्रजा का कल्याण होता है वही राजा का प्रमुख सुख है, प्रजा का सुख ही राजा का प्रमुख सुख है। और जिस तरह से राजा होगा, राजा का आचरण होगा, राजा का कानून होगा, राजा की व्यवस्था होगी, उसी तरह से प्रजा का भी आचरण होगा, प्रजा की भी व्यवस्था होगी। ऐसा कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में बताया है। उन्होंने राजा के लिए कुछ अनिवार्य बातों के लिए बताया है कि राजा को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और एक शिक्षित, प्रशिक्षित या कुशल राजा ही कुशल राज्य को बना सकता है। राजा के लिए शिक्षा अनिवार्य थी। ठीक घुन लगी हुई लकड़ी की तरह अशिक्षित राजकुमारों से राजकुल नष्ट हो जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। किनका कथन है ये? यह कथन है कौटिल्य का। उन्होंने अर्थशास्त्र में बताया कि जिस तरह से लकड़ी में घुन लगने से लकड़ी नष्ट हो जाती है, उसी तरह से अशिक्षित जो राजकुमार है, ऐसे राजकुमार जो कि शिक्षा प्राप्त नहीं किए रहते, वह बाद में राजा बनते ही राजकुल को नष्ट कर देते हैं, राज्य को नष्ट कर देते हैं। वह आगे कहते हैं कि जो कौटिल्य का राजा है वह प्लेटो के फिलोसफर किंग की तरह है। अभी हमने पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के बारे में कोई लेक्चर सीरीज नहीं की है, पर फिर भी हम आपको ऐसे सामान्य रूप से बता देते हैं। वह लेक्चर सीरीज इसके बाद ही शुरू होगी, जैसे ही हम भारतीय राजनीतिक चिंतन का ये वीडियो कंप्लीट कर लेंगे या सीरीज कंप्लीट कर लेंगे। तो पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में प्रमुख विचारक हैं, जो प्राचीन विचारक हैं, वो प्लेटो हैं। प्लेटो ने बताया कि राजा यानी राजा को वह फिलोसफर किंग की तरह मानते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो शिक्षा के द्वारा प्रशिक्षित है, एक विशेष प्रकार के शिक्षा के पाठ्यक्रम के द्वारा प्रशिक्षित है और वही राज्य को चलाने के योग्य है। तो उसी तरह से कौटिल्य का भी राजा उसी तरह का है, यानी कौटिल्य के राजा को प्लेटो के फिलोसफर किंग से, दार्शनिक राजा से तुलना की जा सकती है। निरंकुश व अत्याचारी राजा को अच्छा राजा नहीं मानता है। जो कौटिल्य का मानना है कि कोई राजा निरंकुश हो और अत्याचारी हो वह अच्छा राजा नहीं होता। राजा पर नियंत्रण होने चाहिए, निरंकुश राजा नहीं होना चाहिए। उस पर किस तरह का नियंत्रण होना चाहिए? उस पर अनुबंधवाद का नियंत्रण होना चाहिए, जनता से जो वादे करता हो वह मानता हो। धार्मिक नियम का नियंत्रण होना चाहिए, उस पर रीति रिवाजों का नियंत्रण होना चाहिए। मंत्रिपरिषद के जो लोगों की चर्चा हमने की है वह मंत्रिपरिषद के अधीन होना चाहिए, मंत्रिपरिषद की बात को मानने वाला होना चाहिए। जनता की जो राय है यानी जन नियंत्रण का राजा के ऊपर प्रभाव हो,
और शिक्षण एवं प्रशिक्षण। तो इस तरह से राजा पर इतने सारे, अभी हमने कुछ समय पहले चर्चा की थी कि राजा निरंकुश होना चाहिए, किंतु इन निरंकुश राजा के ऊपर भी धार्मिक नियम, रीति रिवाज, मंत्र परिषद, जनता की भावना का नियंत्रण होना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण नियंत्रण होना चाहिए शिक्षण और प्रशिक्षण को। राजा बनने के पूर्व ही राजकुमारों को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाए कि वह राज्य को चलाने में सक्षम हो सके। आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र के प्रथम अधिकरण, जिसे कि विनयाधिकरण कहते हैं, यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। विनयाधिकरण या अर्थशास्त्र का प्रथम अधिकरण है। इसमें बताया गया है कि राजा के जीवन एवं व्यवहार किस तरह से हो सकता है, उसे कौन कौन से कार्य करना चाहिए और कौन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए, यह पहले अधिकरण यानी विनयाधिकरण में बताया गया है। राजा के कई प्रकार बताए हैं कौटिल्य ने। पहला कौन सा प्रकार है? एक राजा जो कि धर्म विजयी है, जिसने धर्म के आधार पर राज्य किया है, अर्थात धर्म को जीत लिया है। दूसरा ऐसा राजा है जो लोभ विजयी है, जिस पर लोभ ने विजय प्राप्त कर ली है और उसके राज्य का संचालन लोभ के आधार पर हो रहा है। अधिक से अधिक कर संग्रह और अधिक से अधिक राज्य को या राजा को या प्रशासन को धन के लाभ के रूप में राज्य हो रहा है। और तीसरा राजा है असुर विजयी राजा। यह असुर विजयी राजा जनता का शोषण और आपसी कलह, आपसी युद्ध, और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि जनता पर ध्यान न देना, बल्कि अपने सुख सुविधाओं और अपनी विलासिता पर ध्यान देना। तो तीन तरह के राजाओं की चर्चा उन्होंने की है: धर्म विजयी राजा, लोभ विजयी राजा और असुर विजयी राजा। अब नए राजा की बजाय अस्वस्थ और पुराने राजा को ज्यादा श्रेष्ठ माना है। कौटिल्य के जो विचार हैं उनके अनुसार राज्य पद्धति या राजा को सीधे बदलना या बड़ी क्रांति के माध्यम से नई व्यवस्था को अचानक से लागू करना हानिकारक है। अगर हम नई व्यवस्था या नए राजा को लागू करेंगे, इससे अच्छा ये रहेगा कि हमारा राजा जो पुराना है भले अस्वस्थ है लेकिन अनुभवी है, जनता उसके बारे में जानती है और वह जनता के बारे में जानता है, इसलिए नए राजा की बजाय पुराना अस्वस्थ राजा ज्यादा श्रेष्ठ है। पुराने राजा को परंपराओं का ज्ञान है और वह परंपराओं के अधीन रहता है, इस कारण से वह अधिक श्रेष्ठ है। इसके अलावा उच्च कुल के राजा को वह अधिक श्रेष्ठ मानता है। यह तत्कालीन एक विचारधारा भी थी, तत्कालीन एक मानसिक स्थिति थी कि जो उच्च कुल में पैदा होता है वह अच्छा, उसका संस्कार अच्छे उसके होते हैं, इस कारण से उसके कार्य भी अच्छे होते हैं। इसका कुछ कारण उस समय रहा भी होगा, क्योंकि उस समय उच्च कुल तक ही शिक्षा सीमित थी, लेकिन कौटिल्य का भी यही मानना है कि उच्च कुल के राजा ही अधिक श्रेष्ठ होते हैं, जनता इनकी आज्ञा को आसानी से मान लेती है। इस बात पे तो अभी भी आप मान सकते हैं, जनता पर उच्च कुल का इतना अधिक प्रभाव अभी भी है कि उनकी बात को मानने के लिए लोग किसी भी तरह का तर्क नहीं करते, किसी भी तरह का विरोध नहीं करते हैं। तो यह जो विचार राजा का है, यह राजवंश की अनुवांशिकता के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है या उसको समर्थन करता है कि राजा का बेटा ही राजा होगा। क्यों? क्योंकि राजा के बेटे को लोग आसानी से राजा मान लेते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। वह आगमनात्मक पद्धति तथा ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग करता है। हमने राजनीति विज्ञान या किसी भी चिंतन को, किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए दो प्रमुख पद्धतियां हैं। पहली आगमनात्मक इंडक्टिव और दूसरा निगमनात्मक डिडक्टिव। तो उसने जो कौटिल्य ने आगमनात्मक पद्धति का वो किया कि कई तरह के, आगमनात्मक पद्धति का अर्थ यह होता है कि कई तरह के उदाहरणों से किसी एक बात को सत्य साबित करना। ठीक, यह आगमनात्मक पद्धति है। जब हम राजनीतिक सिद्धांत के के अध्याय में इस पद्धति पर चर्चा करेंगे तो डिटेल में आपको बताएंगे। पर आगमनात्मक पद्धति और ऐतिहासिक पद्धति का अर्थ यह है कि ऐतिहासिक घटनाओं के माध्यम से अपनी किसी बात को, अपनी किसी ज्ञान को, चिंतन को साबित करना या प्रस्तुत करना। तो इस तरह से कौटिल्य जो है वह आगमनात्मक और ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग करता है। ज्यादातर जो व्यवहारवादी या यथार्थवादी चिंतक रहे हैं उन्होंने आगमनात्मक पद्धति ही अपनाई। जो आदर्शवादी चिंतक रहे उन्होंने निगमनात्मक पद्धति, जैसे प्लेटो है उसने निगमनात्मक पद्धति को अपनाया। आगे चलते हैं। हम अभी तक चर्चा कर रहे थे कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की, जिसमें पहला था स्वामी या राजा, दूसरा उसका भाग है
आमात्य। अभी तक हमने इतनी सारी जो बातें की वह राजा से जुड़ी हुई बातें की। अब दूसरा जो भाग है उसका दूसरा अंग है राज्य का, वह है आमात्य। आमात्य यानी मंत्री, मिनिस्टर्स। मंत्रियों को उसने आमात्य कहा, और जो प्रधानमंत्री होता है, जो मंत्रियों का संगठन करता है, नेतृत्व करता है, उसे उसने महामात्य कहा। वह मानता है कि राजा और आमात्य यानी स्वामी और आमात्य एक गाड़ी के दो पहिए की तरह हैं। जब दोनों पहिए एक साथ रहेंगे तभी वह गाड़ी चल सकती है। किसी एक पहिए के बिना गाड़ी रुकी रहेगी, अर्थात दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, बेकार हैं। तो यह आमात्य के महत्व को बताने वाला यह कथन है कि राजा और आमात्य दोनों गाड़ी के दो पहियों की तरह हैं और एक दूसरे के साथ ही वो काम कर सकते हैं, अकेले या एक दूसरे के बिना वह बेकार है। इसके बाद तीसरा अंग जो राज्य का है सप्तांग सिद्धांत का, वह है जनपद। जनपद का मतलब होता है प्रदेश। और ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र में प्रदेश अकेला नहीं होता, प्रदेश का अर्थ होता है जनता से बसी हुई, जनता के द्वारा आबाद की हुई जमीन या प्रदेश या क्षेत्र। तो जनपद का अर्थ है पीपल एंड टेरिटरी यानी जनता, और जनता के द्वारा बसाया गया एक प्रदेश। ठीक, तो जनपद से के अंतर्गत है जनता और भूमि। जनपद का संगठन के बारे में भी उन्होंने बताया कि किस तरह से छोटे से ऊपर पिरामिड मॉडल जो बनता है कि कुछ गांवों को मिला करके, कुछ जिले को मिला करके, प्रांत को मिला करके एक राज्य। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि 10 गांवों के समूह को संग्रहण कहा। ठीक, 10 गांवों के समूह को संग्रहण कहा। यह भी बहुविकल्पीय प्रश्न का एक प्रमुख प्रश्न है। 10 गांवों के समूह को उन्होंने संग्रहण कहा। 200 गांवों के समूह को क्या कहा? सार्वत्रिक कहा। और 400 गांवों के समूह को द्रोणमुख कहा, और 800 गांवों के समूह को स्थानीय कहा। तो 4 यहाँ पर उन्होंने जनपद के गांवों के समूह के बारे में 4 कैटेगरी बताई। पहला, 10 गांवों से मिलकर बनता है संग्रहण। 200 गांवों से मिलकर बनता है सार्वत्रिक। पहला संग्रहण, दूसरा सार्वत्रिक, तीसरा द्रोणमुख। 400 गांवों से मिलकर बनता है द्रोणमुख, और 800 गांवों से मिलकर बनता है स्थानीय। तो इस तरह से जनपद के अंतर्गत उन्होंने गांवों के वर्गीकरण यानी उनका संगठन किस तरह से हो, इसके बारे में बताया। चौथा जो प्रमुख भाग है सप्तांग सिद्धांत का, वह है दुर्ग। दुर्ग का मतलब होता है किलेबंदी। तो कई तरह के किलों की उन्होंने चर्चा की, जैसे जल के से घिरा हुआ जो किला है, मतलब किसी भी किले के चारों तरफ, राज्य या राजधानी के चारों तरफ, पूरे राज्य के चारों तरफ तो नहीं संभव है, किंतु राजधानी के चारों तरफ दीवारें बना करके उसे किलेबंदी करके सुरक्षित किया जाए, और उसके चारों तरफ कोई नदी का अवरोध हो, नदी के किनारे बसा हुआ हो, तो इस तरह का दुर्ग जो हो वह कहलाता है औदिक या जल से घिरा हुआ दुर्ग। जो पर्वत के बीच में बसा हुआ है वह पार्वत दुर्ग। जो इसके अलावा मरुस्थल के बीच में बसा हुआ है वह धानवन दुर्ग। और इस तरह से वन के बीच में बसा हुआ जो दुर्ग है वह वन दुर्ग। तो कई तरह के 4 प्रकार के दुर्ग उन्होंने बताए हैं, औदिक, पार्वत, धानवन और वन दुर्ग। तो यह दुर्ग जो है चौथा भाग है सप्तांग सिद्धांत का। 5वां भाग है दंड। दंड से उन्होंने 2 तरह की बातें कही। पहला तो सेना, जो आंतरिक सुरक्षा भी करती है और बाह्य सुरक्षा भी करती है, और दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर, अर्थात उस जो सेना है उस सेना की उपस्थिति का भय, उस सेना की उपस्थिति से बनी हुई व्यवस्था। तो जो 5वां भाग है वह है दंड यानी फोर्स, यानी राज्य के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला बल और उस बल की अथॉरिटी, उसकी सत्ता। ठीक, तो 5वां भाग है दंड। ठीक, 6वां भाग है कोष। कोष का अर्थ है खजाना, ट्रेजरी, कि किस तरह से राजा कर संग्रह करेगा और उसे किन कार्यों में खर्च करेगा। तो 6वां भाग है राज्य का कर। राज्य के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर संग्राहक और कोषाध्यक्ष, इन 2 प्रमुख पदों की चर्चा उन्होंने महत्वपूर्ण रूप से की है। कर संग्राहक को उन्होंने समाहर्ता कहा है और कोषाध्यक्ष को सन्निधाता कहा है। यह दोनों जो पद हैं, या कि राज्य का जो कोष है वही राज्य को सेना बनाने के लिए बल प्रदान करता है, और सेना के माध्यम से ही राज्य की रक्षा की जाती है।
कौटिल्य का मानना था कि कोश ही है जो कि बल को बनाता है और बल है जो कि राज्य को सुरक्षित रखता है। तो इसलिए कोश को बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सातवां है मित्र। मित्र का मतलब होता है राज्य का विदेशी संबंध अर्थात विदेशी राज्यों के साथ मित्रता। तो कुल मिलाकर के 7 प्रकार के अंग हैं जो कि एक राज्य को मिलकर के बनाते हैं। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, बल और मित्र। तो इन पांचों के बारे में भी पूछ लेता है, इन पांचों के क्रम के बारे, इन सातों के बारे में भी पूछ लेता है, इन सातों के क्रम के बारे में भी पूछ लेता है। आधुनिक जो राज्य का अंग है वह 4 अंग है। कौन कौन से 4 अंग हैं? जनसंख्या, भूभाग, संप्रभुता और सरकार। अभी हम देखते हैं तो इन चारों भागों को भी इसमें जोड़ा जा सकता है, बल्कि कुछ भाग तो इससे अधिक भी हैं। जैसे संप्रभुता को हम मान लेते हैं आज के राजा से जुड़ा हुआ, सरकार को मान लेते हैं अमात्य से जुड़ा हुआ, जनसंख्या और भूमि को जनपद से जुड़ा हुआ। तो प्राचीन जो सप्तांग सिद्धांत था राज्य का, वह उसमें दुर्ग भी था, उसमें बल भी था, उसमें कोश भी था, उसमें मित्र भी थे। तो वह आज के राज्य के 4 अंग वाले राज्य के से ज्यादा व्यापक है, जो प्राचीन या कौटिल्य के द्वारा बताया हुआ सप्तांग सिद्धांत है, यानी राज्य के 7 अंग की चर्चा है। अब आगे चलते हैं। राज्य के को जैसे हमने पहले बताया था कि यह जैविक सिद्धांत है, एक ऑर्गेनिक थियरी है। तो उस तरह से राज्य का जो शरीर है उसके प्रमुख अंग है। कौन कौन से प्रमुख अंग है इसमें? कि राजा जो है वह राज्य का सिर है, अमात्य जो है उस राज्य की आंखें हैं, जनपद जो है उस राज्य की मजबूत जंघाएं हैं, जो दुर्ग है उस राज्य की भुजाएं हैं, जो दंड है उस राज्य का मस्तिष्क है, जो कोश है उस राज्य का खजाना है, और जो मित्र है उस राज्य के कान की तरह है। तो इस तरह से एक पूरा शरीर जिस तरह से अलग अलग अंगों से, सिर से, आंख, जंघा, भुजा, मस्तिष्क और कान से मिलके बनता है, उसी तरह से यह सप्तांग सिद्धांत से बना हुआ 7 अंगों से बना हुआ राज्य भी है। आगे चलते हैं। राज्य का मंडल सिद्धांत जानते हैं। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत बहुत ही प्रसिद्ध है। यह विदेश नीति से संबंधित है कि हमें या किसी भी राज्य को विदेशों से कैसे संबंध बनाया जाना चाहिए। शक्ति संतुलन पर आधारित है कि राजा को अपने पड़ोसी राज्य के विरुद्ध या अपने पड़ोसी राज्य के विरुद्ध संतुलन में शक्ति रखना चाहिए, अर्थात उससे न तो बहुत ज़्यादा कि वह राज्य भयभीत हो जाए और न ही उससे कम कि वह राज्य उस पर आक्रमण कर दे। तो शक्ति संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है मंडल सिद्धांत। यह विदेश संबंध या परराष्ट्र नीति से संबंधित है और यह राज्य के घेरे या राज्य के वृत्त का के रूप में यह व्याख्या करता है। मंडल का मतलब होता है घेरा या वृत्त। इसको आगे चर्चा करते हैं। यह जो मंडल सिद्धांत है, मंडल सिद्धांत में 12 राज्य हैं। ठीक, 12 राज्य कौन से हैं इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जिसमें मध्य में जो एक घेरे से के बाहर दूसरा घेरा, दूसरे घेरे के बाहर तीसरा घेरा, और इस तरह से कुल 12 घेरे हैं, 12 वृत्त हैं। इस मध्य में इस वृत्त जो है वह कौन है? वह विजिगीषु है। मान लीजिए आपका अपना जो राज्य है वह विजिगीषु है। विजिगीषु का मतलब जो राज्य विजय की इच्छा रखता हो। ठीक, जो राज्य विजय की यानी विस्तार की इच्छा रखता हो वह कहलाता है विजिगीषु राज्य या हमारा राज्य। अब हमारे राज्य के बाहर जो दूसरा राज्य होगा, चूंकि हमको हमारे राज्य से उसको संकट होगा, तो वह कहलाएगा अरि। ठीक, ये है विजिगीषु। ठीक, ये विजिगीषु है जो कि हमारा राज्य है। दूसरा जो राज्य होगा वह कहलाएगा अरि, जो कि हमसे डर रहा है, हमसे शत्रुता रखता है। क्यों? क्योंकि हम अपने सीमाओं का विस्तार करने के लिए उस पर आक्रमण कर देंगे। अब उस अरि के भी पीछे कोई राज्य है जो कि अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहता है, और उस विस्तार के लिए अरि उससे भी डरता है। तो कहते हैं ना, शत्रु का जो शत्रु है वह हमारा मित्र हुआ। तो विजिगीषु के सामने अरि और अरि के सामने जो हुआ वह विजिगीषु का मित्र हो गया। ठीक, अब ऐसी स्थिति में यह मंडल सिद्धांत धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहला मंडल विजिगीष, दूसरा अरि, तीसरा मित्र, और चौथा जो होगा वह अरिमित्र कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी सीमाओं को, उस अरिमित्र से मित्र की सीमाओं को खतरा है। तो मित्र की सीमाओं का खतरा है मतलब वो अरि से जुड़ा हुआ है, अरि का दोस्त है। ठीक,
तो इस तरह से चौथा जो है वह अरिमित्र है, वह विजिगीष के लिए तो शत्रु है लेकिन अरि के लिए मित्र है। ठीक, चौथा हो गया। पांचवा हो गया मित्र मित्र। विजिगीष के मित्र का जो मित्र है वह कहलाएगा मित्र मित्र। ठीक, वह विजिगीष के लिए भी मित्र है, मित्र के लिए भी मित्र है, लेकिन अरि और अरिमित्र के लिए शत्रु की तरह है। इसके बाद आता है अरिमित्र मित्र। जो अरि का तो मित्र है, अरिमित्र का भी मित्र है, लेकिन विजिगीष के लिए, मित्र के लिए और मित्र मित्र के लिए शत्रु की तरह है। तो इस तरह से मंडल सिद्धांत में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे राज्य के बारे में चर्चा की गई है जो सीमाओं के विस्तार के लिए आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को सहयोग देते हैं। अब मंडल सिद्धांत में और भी राज्य हैं, कुल 12 राज्य हैं। ठीक, कौन कौन से 12 राज्यों में हमने अभी तक इनकी चर्चा की। इसके बाद एक राज्य है मध्यम। ठीक, एक राज्य है मध्यम जो इन दोनों के बीच में है, और दूसरा राज्य है उदासीन। ठीक, जो मध्यम राज्य है वह इन दोनों के बीच में है, वह न तो इनसे मित्रता रखता है और न ही शत्रुता रखता है। जब कभी आवश्यकता पड़ती है तो अरि के पास चला जाता है, जब कभी आवश्यकता पड़ती है तो विजिगीष के पास चला जाता है। किंतु जो उदासीन है वह न तो अरि के पास जाता है और न ही विजिगीष के पास आता है। इसके अलावा इनमें कौन कौन से हैं, और भी राज्य हैं। एक राज्य मध्यम के बारे में हमने बता दिया, इसकी सीमा दोनों से मिलती है, विजिगीष से भी मिलती है और अरि से भी मिलती है। और उदासीन जो है यह पूर्णतः तटस्थ राज्य है, ज्यादातर शक्तिशाली राज्य ही तटस्थ राज्य होते हैं। अब इसके बाद मध्यम और उदासीन की तो चर्चा हमने कर ली है। इसके बाद इन राज्यों के पीछे भी कुछ राज्य होते हैं। कौन कौन से राज्य होते हैं इन राज्यों के पीछे? वह है, पहला है विजिगीष के पीछे जो होता है वह होता है पार्श्वनिग्राह सार। ठीक, पहला है पार्श्वनिग्राह। ठीक, और उसके भी पार्श्वनिग्राह है इसके पीछे, विजिगीष के पीछे। और पार्श्वनिग्राह के पीछे कौन है? आक्रंद। आक्रंद के पीछे कौन है? पार्श्वनिग्राह सार। और उसके भी पीछे है आक्रंद सार। तो अब हम जब गिनेंगे तो इसमें 12 मंडल बनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये जो विजिगीष है यह 12। तो इस तरह से पूरे मंडल सिद्धांत में एक जो वृत्त के आकार में बना हुआ मंडल सिद्धांत है उसमें 12 राज्य होते हैं जो कि अपनी विदेश नीति का, इस मंडल सिद्धांत के हिसाब से विदेश नीति का संचालन करते हैं। आगे चलते हैं। मंडल सिद्धांत के बाद आता है खाड्गुण्य नीति, यानी 6 प्रकार की नीतियां। वह कौन कौन सी 6 नीतियां हैं? एक राज्य को दूसरे राज्य के साथ किस तरह से संबंध बनाने चाहिए, उसमें 6 तरह की नीति वो अपनाता है। पहला है संधि के माध्यम से। संधि यानी एक राज्य दूसरे राज्य के साथ शांति समझौता स्थापित करे, अच्छे संबंध बनाए, वह कहलाता है संधि। दूसरा है विग्रह, यानी वह अपने संबंध विच्छेद कर ले, उनके बीच में कोई कटुता या खटास उत्पन्न हो जाए तो वह कहलाता है विग्रह। तीसरा है यान, यानी कोई राज्य दूसरे राज्य के ऊपर अभियान कर दे, शत्रु के ऊपर चढ़ाई कर दे, सैनिक लेकर के हमला कर दे, युद्ध करने लगे, तो वह कहलाता है यान। चौथा है आसन, या मौन रहना, या उदासीन रहना, या तटस्थ रहना। जब कोई राज्य आपसी अगल बगल के राज्यों की समस्याओं में या उनके झगड़े में नहीं पड़ता बल्कि शांत से बैठा रहता है, उदासीन बना रहता है, तो वह कहलाता है आसन या मौन होकर के बैठा रहना। और पांचवा है संश्रय, यानी कोई राज्य किसी दूसरे राज्य का आश्रय ले ले। तो ज्यादातर कमजोर राज्य मजबूत राज्य का आश्रय लेते हैं, तो यह कहलाता है संश्रय। और छठवां है द्वैधी भाव, अर्थात एक तरफ से वह संधि भी करे, दूसरे तरफ से विग्रह भी करे। प्रत्यक्ष रूप से वह राज्य के प्रति प्रेम दिखाए, संबंध ठीक करे, किंतु गुप्तचरों के माध्यम से या छिपी हुई सेना के माध्यम से युद्ध का भी प्रावधान करे। तो इस तरह की व्यवस्था को या इस तरह के उपाय को कहते हैं द्वैधी भाव। खाड्गुण्य नीति में 6 प्रमुख नीतियों की बात की गई है। आज के समय में भी इन नीतियों का इस्तेमाल राज्य अपने विदेशी संबंधों में करते हैं। आगे चलते हैं। खाड्गुण्य नीति के अलावा सैन्य बल व युद्ध के
3 प्रकार की शक्तियां होती हैं जो कि राजा के पास होती हैं। कौटिल्य ने बताया पहली शक्ति है उत्साही शक्ति या नैतिक बल। राज्य के अंदर राजा ही है जो कि लोगों में उत्साह पैदा करता है और नैतिक बल को आधार बना करके लोगों को युद्ध के लिए तैयार करता है। दूसरा है प्रभावी शक्ति यानी शस्त्र सामग्री, और तीसरा है मंत्र शक्ति यानी कूटनीति। जो महत्वपूर्ण राज्य हैं, शक्तिशाली राज्य हैं, उनको आपस में लड़वा देना और अपने स्वयं युद्ध से दूर रह करके सुरक्षित रहना, तो ये इस तरह की कूटनीति जो है मंत्र शक्ति कहलाती है। कौटिल्य ने 3 प्रकार के युद्ध की भी चर्चा की है। कौटिल्य ने बताया है कि अगर कोई व्यक्ति कोई 2 राज्यों के बीच के जो युद्ध हैं वह नियमानुसार हो रहे हैं तो उन्हें धर्म युद्ध या प्रकाश युद्ध कहा जाएगा। अगर छल कपट के माध्यम से हो रहे हैं तो उन्हें कूट युद्ध कहा जाएगा। और अगर निकृष्ट युद्ध हो रहे हैं या उनमें विष आदि का प्रयोग करना, पड़ोसी राज्य के खाद्यान्न में आग लगा देना, उनके जल स्रोतों को दूषित कर देना इत्यादि प्रकार का उपाय इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसे कहा जाएगा तूष्णीं युद्ध। 3 प्रकार के युद्ध की चर्चा कौटिल्य ने की है। कौटिल्य ने राजदूतों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना। गुप्तचर और राजदूत ऐसे 2 महत्वपूर्ण अंग हैं जो कि राजा की जगह राजा का कार्य करते हैं, राजा की अनुपस्थिति में राजा का कार्य करते हैं। कौटिल्य ने 3 प्रकार के राजदूतों की बात बताई। पहला ऐसा राजदूत जो कि निसृष्टार्थ है, अर्थात उसमें आमात्य के यानी मंत्री के सभी गुण होते हैं और वह संधि आदि जैसे महत्वपूर्ण फैसले भी कर सकता है। ऐसा राजदूत निसृष्टार्थ कहलाता है। अब कौटिल्य के यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। दूसरा जो राजदूत होता है वह होता है परिमितार्थ, मतलब उसकी शक्तियां सीमित है, वह कुछ ही मामलों में समझौते आदि कर सकता है। संधि या विग्रह, युद्ध या आसन जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए वह सक्षम नहीं है, तो वह ऐसे राजदूत को परिमितार्थ कहते हैं। इसके अलावा तीसरा है शासन आहार। शासनहार जो होता है वह केवल संदेश ले जाता है और संदेश ले आता है, वह किसी तरह के निर्णय नहीं लेता है। इसके अलावा कौटिल्य ने गुप्तचर व्यवस्था के बारे में भी बताया। गुप्तचर के कई तरह के प्रकार बताए कौटिल्य ने, जिनमें कि प्रमुख 9 प्रकार हैं। उन्हें कौटिल्य ने गुप्तचरों को क्या कहा? गूढ़ पुरुष कहा। गूढ़ पुरुष ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पड़ोसी राज्य में छुपे रह करके और उसके सभी प्रमुख आंतरिक बातों के बारे में पता लगाते हैं। ऐसे कौन कौन से प्रमुख हैं? पहला है कापाटिक, दूसरा उदास्थित, ये प्रमुख नाम है, इनको आपको याद करना पड़ेगा। तीसरा है ग्रहपतिक, चौथा है वैदेहक, पांचवा है तापस, ऐसे लोग जो तपस्वी के भेष में जाएं, छठवां है स्त्री, सातवां है तीक्ष्ण और आठवां है रसद, 9वां है भिक्षुकी। तो यह 9 ऐसे प्रकार हैं जिनके माध्यम से गुप्तचर या जिनके रूप में गुप्तचर जाते हैं और दूसरे राज्यों में अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। अब कौटिल्य की सामाजिक व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। कौटिल्य ने सामाजिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। ठीक, वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म नहीं बल्कि कर्म था, अर्थात जो व्यक्ति जो कर्म करेगा वह उस वर्ण में माना जाएगा, अर्थात वर्ण का आधार जन्म नहीं बल्कि कर्म था। उन्होंने महिला उत्तराधिकार का भी समर्थन किया। अगर कोई राजा हो या कोई व्यक्ति हो, उसे अपना उत्तराधिकारी पुरुष को नहीं या महिला को चुनना हो, अर्थात बेटे को नहीं बेटी को चुनना हो, तो वह चुन सकता है। उन्होंने इस बात का समर्थन किया। दंड में असमानता की बात हमने पहले ही बता दी कि लिंग के आधार पे, आयु के आधार पे और वर्ण के आधार पर असमानता की बात उन्होंने कही। इसके अलावा उन्होंने धर्मनिरपेक्ष राजनीति की बात कही। पहले ही हम बता चुके हैं, उन्होंने सन्यासियों को दंड की व्यवस्था की अगर वो अपराध करते हैं, सन्यासियों के पंजीकरण की व्यवस्था की, राज्य में आवश्यकता पड़ने पर मंदिर के धन के अधिग्रहण करने की व्यवस्था की। तो इस तरह से हम कौटिल्य के राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य मान सकते हैं। ठीक, इसके बाद लोक कल्याणकारी राज्य यानी योगक्षेम की चर्चा हमने की थी। योगक्षेम के अनुसार प्रजा का कल्याण ही राजा का कल्याण है, तो लोक कल्याणकारी राज्य का भी वह समर्थक था। दंड को उन्होंने साध्य नहीं बल्कि साधन माना। दंड जो है यानी राजनीतिक व्यवस्था जो है वह प्रमुख नहीं है, बल्कि वह एक
उपाय की तरह है राज्य को चलाने के लिए। अर्थशास्त्र को शासन कला पर लिखा गया, न कि राजनीतिक सिद्धांत या दर्शन पर लिखा गया पुस्तक मानते हैं। अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? किस तरह से शासन किया जाए, न कि राजनीतिक सिद्धांत या राजनीतिक दर्शन। तो यह शासन कला पर लिखा गया ग्रंथ है, राजनीतिक दर्शन पर लिखा गया नहीं। इस अभी हम मुख्य रूप से प्रमुख जो हमने अभी बातें की है उसे सार रूप में पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं। यथार्थवाद, धर्मनिरपेक्षता, नैतिक निरपेक्षता का समर्थन उन्होंने किया, और भौतिकवाद का समर्थन। जो कौटिल्य के प्रमुख विचार हैं वह धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करते हैं, यथार्थवाद का समर्थन करते हैं, नैतिकता से अलग रहने की बात करते हैं, नैतिकता से निरपेक्षता की बात करते हैं। कौटिल्य ने नौकरशाही व्यवस्था जो बताई कि किस तरह से अलग अलग विभाग बांटे जाएं, उन विभागों के अलग अलग प्रमुख हों, अधिकारी हों, वह आज के नौकरशाही व्यवस्था से मिलती जुलती है। कौटिल्य पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने अखिल भारतीय साम्राज्य की आवश्यकता पर चर्चा की, अर्थात एक केंद्रीकृत साम्राज्य और बड़े साम्राज्य की आवश्यकता पर चर्चा किया। कौटिल्य के प्रमुख विचारों में गणतंत्र पर विजय प्राप्त करना दुष्कर है। उनका यह मानना था कि गणतंत्र जो है वह राजतंत्र से अधिक अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि गणतंत्र पर कोई भी दूसरा राजा विजय प्राप्त नहीं कर सकता। उसकी क्या अच्छाई है कि उसमें जनता पर अत्याचार नहीं होते, इसलिए वह जो राज्य है वह जनता को आपस में मिलाना या राजद्रोह करवाना जनता से संभव नहीं है। और जब जनता पर अत्याचार नहीं होते और जनता का ही शासन होता है तो इनमें सामूहिकता इन्हें शक्तिशाली बनाती है। किंतु गणतंत्र की कुछ बुराइयां भी हैं कि उसमें विचारों और मतों की अधिकता होने से प्रशासन कठिन हो जाता है, और आंतरिक असहमति होने से जो विदेशी राज्य हैं आसानी से उन्हें फोड़ सकते हैं, विघटित कर सकते हैं। तो कौटिल्य ने गणतंत्र के और राजतंत्र की प्रमुख अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में बताया। अब कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उस पर बहुत सारी किताबें लिखी गई। हमने पहले ही बताया, माघ ने, भारवी ने और भी कई कालिदास ने, कई सारे लोगों ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र को आधार बनाकर कुछ चर्चाएं की। सोमदेव सूरी की जो पुस्तक थी नीति वाक्यामृतम, यह पुस्तक पूछी जाती है तो यह महत्वपूर्ण है। सोमदेव सूरी की पुस्तक नीति वाक्यामृतम और कामंदक की जो पुस्तक है नीतिसार यानी कामंदक नीतिसार, यह दोनों पुस्तक कौटिल्य के अर्थशास्त्र को आधार बनाकर लिखी गई थी। तो इस तरह से हमने कौटिल्य के बारे में, कौटिल्य के प्रमुख विचारों के बारे में जाना। आगे की कड़ी में हम अन्य प्रमुख भारतीय विचारकों के बारे में जानेंगे। आशा है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद। महादेव।